साउथ एशियन 360 टीवी देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जायसवाल की तरफ से मिडवीक न्यूज रूम के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मिडवीक न्यूज रूम का ये दूसरा एपिसोड है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पिछला एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे सबसे पहले टारगेट। जी हाँ, टारगेट स्टोर ने अनाउंस कर दिया है कि वो कनाडा में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। आखिरकार क्यों उन्होंने ऑपरेशंस बंद किए, इसका क्या असर पड़ेगा, तो काफी सारी जॉब्स भी जाती नजर आ रही हैं, उसके बारे में आगे चल के बातचीत करेंगे। किरण बेदी ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, आखिरकार क्या कारण है? क्या किरण बेदी के बीजेपी ज्वाइन करने से कुछ फायदा बीजेपी को होगा, नहीं होगा? आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा या नहीं होगा? डिटेल एनालिसिस पेश करेंगे। बॉलीवुड की खास गपशप आपके लिए पेश करेंगे। पीके की कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन उसके साथ उसको फायदा भी हुआ। इसके अलावा बॉलीवुड में आने वाली फिल्मों की कुछ खास चर्चा पेश करेंगे आपके लिए। इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सीज रिलीज हो चुकी हैं और इंडिया की वर्ल्ड कप टीम क्या वाकई ही दोबारा वर्ल्ड कप ला पाएगी? साउथ एशियन 360 टीवी देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जायसवाल की तरफ से मिडवीक न्यूज रूम के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम साउथ एशियन 360 टीवी चैनल में अलग अलग प्रोग्राम्स आपके लिए पेश करेंगे। वहीं हमारा ये जो मिडवीक न्यूज रूम सेगमेंट है, कोशिश करेंगे कि मिडवीक न्यूज रूम इस सेगमेंट में अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, जो हफ्ते भर की हेडलाइंस है, उसके डिटेल एनालिसिस आपके लिए पेश करें। कुछ खास मेहमान हमेशा की तरह, जैसे पिछली बार भी 3-4 मेहमान थे, इस बार भी 3-4 मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने जा रहे हैं। आज के इस सेगमेंट का पहले मेहमान का हम स्वागत करते हैं। नीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिडवीक न्यूज रूम में। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर, एंड आप सबका भी, देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो टारगेट स्टोर बंद हो गया है, तो काफ़ी चर्चा इसके बारे में चल रही है। क्यों बंद हुआ है टारगेट स्टोर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एक्चुअली टारगेट को खुले हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि एक तो ये कि जो टारगेट है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उनकी प्राइसेस है वो वॉलमार्ट के कंपैरेटिवली बहुत ही रीज़नेबल होंगी। तो प्राइसेस जो उनके प्रोडक्ट की थी वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल नहीं थी। सेकेंडली, आई थिंक कि उतनी वैरायटी भी टारगेट में नहीं थी यहाँ, जितनी यूएस के टारगेट स्टोर्स में वैरायटी होती है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक हैज़ हैपेंड विद टारगेट स्टोर इन कनाडा हियर। जी, और मेरे ख्याल से ना सिर्फ वो बात थी, उन्होंने कैनेडियन मार्केट को, ये दोनों बातें जो आपने की ये तो थी ही, और एक बात अगर मैं और ऐड करना चाहूँ कि जो स्टडी की थी उन्होंने, शायद उनको ऐसा लगा था कि अमेरिका में जो टारगेट है इट्स डूइंग वेरी वेल, तो उनको लग रहा था कि शायद हम जब कनाडा में आएंगे और वॉलमार्ट अच्छा कर रहा है तो शायद हम भी और अच्छा करेंगे। वैसे ओवरऑल क्या लगता है, इससे किसको फायदा होने वाला है? इससे जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है मेरे हिसाब से वो वॉलमार्ट को होने वाला है, बिकॉज अब उनके पास कोई कंपैटिटर नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है हम कंज्यूमर्स को होने वाला है, बिकॉज व्हेन देयर इज़ नो कंपटीशन तो उसमें जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए प्राइसेस बहुत हाई हो जाती हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक जो इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो वॉलमार्ट के लिए होगा। नीरज जी, हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए यहाँ ज़रूर बताना चाहेंगे कि कुल मिला के पहले ही साल में जब टारगेट यहाँ पर आया है तो $1 बिलियन का नुकसान उनको हो गया था, और ओवरऑल अगर नुकसान देखा जाए तो तकरीबन $3.5 बिलियन का जो उनको ओवरऑल नुकसान है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे उनका ये कहना था कि ठीक है भाई, अब हम बहुत देर तक ये जो नुकसान है हम वो नहीं सह सकते, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया। 17,500 के आसपास, 17,600 टू बी प्रिसाइज नौकरियां जो हैं चली गई हैं। तकरीबन $70 मिलियन उन्होंने ट्रस्ट फंड में रखा है। 6 से 9 हफ्ते के आसपास की जो सेवरेंस पे है वो भी वो ऑफर कर रहे हैं, बट 17,600 नौकरियां चली गई हैं। इट्स अ लॉट ऑफ लॉस फॉर पीपल जिनकी नौकरियां चली गई हैं। आई थिंक इट्स ए बिग लॉस फॉर द इकोनॉमी एज वेल। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक क्योंकि ये एक अमेरिकन स्टोर था, हमारी इकॉनमी से भी पैसा अमेरिका की तरफ जा रहा था। सो आई थिंक कि अगर इसकी जगह कोई कनेडियन स्टोर हो तो हमारी इकॉनमी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट शुड हैपन टू कीप द जॉब सेफ एंड टू कीप आवर मनी विद इन द कंट्री। देखिए, आपकी बात ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि आइडियली स्पीकिंग येस, एक इतने बड़े ऑपरेशंस और अगर कनेडियन कंपनी हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि अभी तो नहीं है, एट द मोमेंट इट्स नॉट देयर, सो अगर बाहर से भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है, देखिए आपकी बात बहुत सही है कि कई बार होता ऐसे लगता है कि जी बड़ी कंपनीज इंडिया जा रही हैं, वहाँ से पैसा शायद वहाँ ले जा रही हैं, या अमेरिकन कंपनी कनाडा आ रही है तो शायद सारा पैसा वहाँ ले जा रही है। देखिए, नो डाउट कंपनीज आर नॉट हियर फॉर चैरिटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पैसे बनाने तो आती हैं,
इनका पैसा नहीं बन रहा है तो इन्होंने फौरन बंद कर दिया अपने ऑपरेशन। हालांकि एक बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर में लॉस उठाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जब वो यहाँ पर आती हैं तो वो पैसा साथ लेके आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती हैं। किसी न किसी को तो जॉब मिली है, बहुत सारे उन्होंने जो प्लेसेस टेक ओवर की हैं वहाँ लीज एग्रीमेंट साइन किए, फिर उनको रेनोवेट किया, बड़े सारे होर्डिंग्स लगाई, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर वो बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं। तो लोग तो यहाँ लोकली देखिए 17,600 लोगों को उन्होंने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, अगर हम कनाडा की बात करें। तो यहाँ की इकोनॉमी को भी अगर बड़ी कंपनी आती है, वो इन्वेस्ट करती है, तो काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। आइडली आपकी बात ठीक है कि कैनेडियन कंपनी हो, लेकिन अगर बाहर से अमेरिकन क्या चाइनीज कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट करती है तो उसका फायदा जो है वो लोकल इकोनॉमी को डेफिनेटली होता है, इसमें होता है। बातचीत करते हैं हमारी जो पिछले हफ्ते अटैक हुआ है पेरिस में, जो अटैक हुआ, हम इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसको हम कंडेम करते हैं। किसी भी तरह की जो वायलेंस है नीरा जी, मेरे ख्याल से वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी भी तरह की किसी भी कंट्री में सबको अपने धर्मों का मानने का सबको अधिकार है। एंड आई थिंक कि चाहे वो वायलेंस पाकिस्तान के किसी स्कूल में हो या फिर पेरिस में हो, वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि किसी भी मीडिया को इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी धर्म का मजाक उड़ा सकें? देखिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम जहाँ तक बात करते हैं नीरा जी, वो मेरे ख्याल से तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या होता है कि हर एक कंट्री के अपने अपने कानून हैं। तो जहाँ तक फ्रांस है, फ्रांस में ये कानूनी लड़ाई तो लड़ी जा सकती है। उन्होंने पहले भी, इस मैगजीन ने, चार्ली हेब्डो ने मजाक किए हैं अलग अलग जो रिलीजियस अदारे हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने ये आज़ादी ली है, दे हैव टेकन दिस लिबर्टी। सो उसकी एक कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन किसी को मार देना या किसी भी तरह की जो वायलेंस है उसको तो हम कंडेम करेंगे। और बाकी जहाँ तक आपने कहा कि देखिए, ये मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने ये जो चार्ली हेब्डो इंसिडेंट हुआ है उसमें उन्होंने उसके बाद जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ कवर नहीं किया, या कुछ चीज़ें जो वहाँ प्रिंट की गई थी वो दोबारा उन्होंने यहाँ नहीं दिखाई है। और हर मीडिया टू मीडिया डिपेंड करता है। अब मेरे से अगर पूछा जाए कि एक जो मीडिया है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमें किसी की धार्मिक भावनाएं जो उनको ऑफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि लेकिन अगर किसी की धार्मिक भावनाएं ऑफेंड हुई हैं तो हमें एक कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, या विद इन द लॉ रह के उसको, अब लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते हम। उठा के किसी को भी मारना शुरू कर दें या शूट करना शुरू कर दें, वो मेरे ख्याल से सरासर गलत है। बातचीत करते हैं रियल स्टेट की, और रियल स्टेट के जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम पिछले साल की बातचीत करें तो दे आर क्वाइट इनकरेजिंग। सेल्स नंबर जो है एज कंपेयर टू 2013-14 में, उसमें भी इजाफा हुआ है। ओवरऑल जो मार्केट है वो भी ऊपर जाती नजर आ रही है। जो कैनेडियन रियल स्टेट एसोसिएशन की तरफ से जो ताज़ा नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न, अगर हम दिसंबर 2013 की प्राइस और दिसंबर 2014 की प्राइस को कंपेयर करें, जो जनवरी के ये फर्स्ट वीक में जो नंबर्स बाहर आए हैं उसके मुताबिक जो वो प्राइस है वो ऊपर गई है। इवन जीटीए में भी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। एवरेज प्राइस ऑफ हाउस इज गोइंग अप। जीटीए की बात करें या इवन कैलगरी, हम कैलगरी में वैसे प्राइसेस कह रहे थे कम होंगे बिकॉज ऑफ ऑयल, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस है, ओवरऑल जो मार्केट है वो ऊपर जाती नजर आ रही है। नीरज जी, मेन फैक्टर आप क्या देखती हैं कि 2014 में अगर शुरुआत, आज जनवरी 2015 है, बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि ये जनवरी 2015 में प्रेडिक्शंस चल रही हैं कि जी हो सकता है मार्केट जो है वो शायद उतनी अच्छी बिहेव ना करे, लेकिन ये प्रेडिक्शन 2014 की शुरुआत में भी थी। पर अब आज लुकिंग एट द हाइंडसाइट, यू नो, आज हमारे पास पूरे नंबर्स हैं 2014 के, अच्छी स्ट्रॉन्ग मार्केट रही है। क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो मेरे हिसाब से मॉर्गेज रेट्स हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल हैं। आपको 3% से कम के अंडर आपको मिलता है मॉर्गेज, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली जो अफोर्डेबिलिटी है, जो घरों के एक्चुअल प्राइसेस हैं टोरंटो में, उनकी भी जो दे आर वेरी रीज़नेबल प्राइसेस। बट अगर देखा जाए 2014 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 2013 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 2014 में जो प्राइसेस हैं घरों के 8.7% के करीब इंक्रीज़ हुए हैं। मार्केट नीचे जाती बिल्कुल आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। एक्चुअली तो हम 2010 से कह रहे हैं कि मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी पिछले एक साल से ना तो इंटरेस्ट रेट ही बढ़ा है और लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है घरों में, दैट इज़ बीन वेरी वेरी गुड।
आपने एक बहुत अच्छी बात की। मैं एक शो देख रहा था तो वहाँ पर भी एक एनालिस्ट से ये पूछा गया कि जी आप बताइए कि जी क्या लगता है कि 2015 में रियल एस्टेट मार्केट की क्या प्रेडिक्शन है। तो नीरज जी उसमें वो जो एनालिस्ट था वो आपने जो बात कही 2010 से, तो उसने भी यही कहा जी पिछले 5 सालों से तो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि नीचे जाएगी और मार्केट नहीं नीचे जा रही, तो हम गलत साबित हो रहे हैं। सो ही डिडंट प्रेडिक्ट एनीथिंग, ही सेड आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग फॉर 2015। पर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इस साल भी जल्दी ऊपर जाते नजर नहीं आ रहे, जिससे लग रहा है कि मार्केट अभी इस साल भी काफी हद तक ठीक रहेगी। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली युद्धवीर। यूजुअली क्या होता है, मैं 2001 से रियल एस्टेट में हूँ। दिसंबर जो मंथ होता है उसमें बहुत सारे घर ना बिकते हैं ना लोग सेल पे लगाते हैं। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस ईयर मोर देन 4500 हाउसेज वर सोल्ड इन दिसंबर में लोग यूजुअली क्रिसमस में बिज़ी होते हैं या अपनी शॉपिंग में बिज़ी होते हैं, या लोगों को लगता है कि ठंड इतनी है कि हमें ठीक से प्राइस नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2014 में जो घरों की बिकने की तादाद है दैट इज़ मोर देन 95,000 हाउसेस, सो विच इज़ about 6.7% increase comparative to 2013. It is amazing. Real estate market has been amazing so far. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ कनाडा में भी हम लड़के लड़की का भेदभाव करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार तो हम मना रहे हैं, पर कहीं ये भेदभाव क्या हमारे मनों में है, और बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली में जो इलेक्शंस होने जा रही हैं उसके बारे में हमारे साथ पंकज मोंगा जी भी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर और इसका क्या असर पड़ेगा, हमारी जो ऑयल इकोनॉमी है कनाडा की उस पर क्या असर पड़ सकता है, और साथ साथ कुछ क्रिकेट की गपशप और कुछ बॉलीवुड की गपशप। आप देखते रहिए साउथ एशियन 360 टीवी चैनल पर एपिसोड, हमारा जो खास एपिसोड चल रहा है मिडवीक न्यूज रूम। जब ईंधन उबलेगा ना तो फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र ऊपर उड़ेगा। सगड़े टालियां आवाजें बना रहे। बेवकूफ दिखते नहीं हो पर हो आदमी उड़ेगा। फेरी टेल, फेरी टेल। चौथी कक्षा 8 बार थे, विमान बनाएंगे, हवाई जहाज। सुबह से कोई और मिला नहीं क्या? हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आर्यभट्ट ने दुनिया में सबसे पहले शून्य खोजा था, 0। ऋषि कणाद ने दुनिया में सबसे पहले कण खोजा था, एटम। तू मेरे लिए काम करेगा? पर मैंने सुना है कि प्यार में पड़ा आदमी अक्सर अपनी औकात से ज्यादा बड़ा काम कर जाता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो इस घर के नियमों के साथ रहोगे। खुद को बदलो या घर को बदलो। गेट आउट। याद रखना, आपका बेटा हीरा है, हीरा, वो उड़ेगा। These bloody Indians have been building some kind of flying machine. उसे रोको। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। जब मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा ना तो उसके डुग 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 की आवाज में शोर नहीं, फक्त एक आवाज सुनाई देगी, वंदे मातरम। Where do I go for my real estate solutions? Go to the Real Estate Guru. Real estate guru? Yes, Remax के PK Sabharwal. He has answers to all your questions. Make the best investment or find your dream home.
Let the Sabharwal team help you find exactly what you're looking for. याद रहे, real estate का कोई सवाल, call Team Sabharwal. 6472994757. साउथ एशियन 360 देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जायसवाल की तरफ से स्वागत है। मिडवीक न्यूज रूम एक बार फिर से हम ताज़ा खबरें और उन पर डिटेल एनालिसिस जारी रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं इस समय पंकज जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साउथ एशियन 360। थैंक यू सो मच युद्धवीर जी, और आपके ये सेकंड प्रोग्राम में बहुत खुशी हो रही है आके। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू नीरा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर, एंड मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके यहाँ पे। थैंक यू नीरा जी। और अब बातचीत शुरू करते हैं कि क्या यहाँ पर कनाडा में भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है या नहीं होता। पंकज जी, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? आई डोंट थिंक सो, होना चाहिए। और मैंने कोई देखा तो नहीं है अभी तक, लेकिन कहीं सुनने में आती है चीज़ें जहाँ पे देखा गया है। लाइक कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि ऑनर किलिंग भी हो जाती है या वो चीज़ें भी चलती हैं। सो भेदभाव तो है ही कहीं ना कहीं पे जाके, लेकिन होना नहीं चाहिए, जैसे आपने कहा। नीरा जी, बीइंग अ वुमेन, मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं और आप सोशल सर्विस में बड़ी एक्टिवली यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा आपका अपना बिजनेस भी है, यू आर अ रियल्टर, तो बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है। यू आर वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी। तो क्या समझती है, यहाँ कनाडा में भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है? युद्धवीर, एक्चुअली इट इज़ वेरी सैड कि इस कंट्री में भी हम साउथ एशियंस आके भेदभाव करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी औरतों को, मैं इस तरह की औरतों को मिली हूँ जो कहते हैं कि मेरे पहले बेटी है, मुझे अब बेटा चाहिए। मैंने किसी को ऐसे कहते नहीं सुना कि मेरे पहले बेटा है, मुझे अभी बेटी चाहिए। इट इज़ सैड बट इट डज़ हैपन इन दिस कंट्री टू। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि GTA में भी बहुत सारी इस तरह के अबॉर्शंस होते हैं जिसमें लोगों ने पाया कि बेटी है एंड ड्यू टू दैट रीज़न दे गॉट इट अबॉर्टेड। इट इज़ वेरी वेरी सैड that people are doing it, but on the other hand there are so many people who appreciate a girl equally। जैसे अभी हमारे टोरंटो में प्रोग्राम हो रहा है लोहड़ी फॉर अ गर्ल। जदों ए आउंदी ए लोहड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी, जदों ए आउंदी ए लोहड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी, जदों ए आउंदी ए लोहड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी। ए भैण भरावां दी लोहड़ी, दिलां दे चावां दी लोहड़ी। ए भैण भरावां दी लोहड़ी, दिलां दे चावां दी लोहड़ी। जदों ए आउंदी ए लोहड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी, जदों ए आउंदी ए लोहड़ी ते खुशियां लियाउंदी ए लोहड़ी। Which is an amazing step. I think it's such a good cause कि आप एक लड़की के होने का बढ़ावा दे रहे हैं। लड़की और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे हिसाब से जितनी केयर या जितनी प्यार बेटियां अपने माँ बाप से करती हैं, शायद उतने, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आई पर्सनली थिंक कि गर्ल्स आर वे मोर अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स दैन द बॉयज़। यहाँ पर दो लड़के भी मौजूद हैं और मैं ये कहूँगा कि ठीक है जी, लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, लेकिन मैं आपके इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम करना शुरू कर दिया है। लोहड़ी फॉर गर्ल आपने बताई, लोहड़ी फॉर हर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मैंने पिछले साल भी उनका प्रोग्राम जो है सुना, बहुत अच्छा रहा। और इस साल भी उनका प्रोग्राम, मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ हम लोहड़ी का ये पवित्र त्यौहार है वो मना रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो मैसेज ये ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं, हैट्स ऑफ टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं। ये मैसेज स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लड़के और लड़की में बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोहड़ी के इस पवित्र मौके पर जहां हम साउथ एशियन 360 टीवी चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, वहीं हमारा यहाँ मिडवीक न्यूज़ रूम से यही संदेश है आपके लिए कि लोहड़ी के इस त्यौहार पर ज़रूर हमें ये याद रखना चाहिए एक बार फिर, और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें कि लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम साउथ एशियन 360 पर आप देख रहे हैं इस समय मिडवीक न्यूज़ रूम। हमारा जो अगला टॉपिक है, हम बातचीत करना चाहते हैं कि जो कैनेडियन इकोनॉमी है उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पंकज जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो तेल हमें आज सस्ता मिल रहा है, आज हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि चलो जी तेल की कीमतें कम है, आराम से कम पैसे में गैस फिलअप करो, आज हमें तो अच्छा लग रहा है, बट ये कब तक इसी तरह
जो सस्ता तेल है वो मिलता रहेगा। देखिए अभी तक जो प्रेडिक्शंस आ रही है युद्धवीर जी, वो ये कहा जा रहा है कि अगले दो साल तो आराम से हम उसी सिचुएशन में, इतना सस्ता नहीं मिलेगा, ये तो मान के चले, थोड़ा सा तो महंगा होगा ही होगा। अभी तक जो प्रेडिक्शन है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि $35 तक ये टच कर सकता है नीचे। क्रूड की बात कर रहा हूँ मैं, WTI की बात कर रहा हूँ। अभी जो आज जो उसका रेट चल रहा है लगभग $47-46 के करीब चल रहा है, जिसकी वजह से हमें 89, 86 मिसिसागा और ब्रैम्पटन में मैंने देखा लगभग 8 या 9 सेंट का फर्क रह रहा है। अगर मिसिसागा में वो 89 सेंट में मिल रहा है तो ब्रैम्पटन में 80 सेंट में मिल रहा है वही। Actually, that is true. I agree with you. 9 cent difference is there. So ये जो 80, 89 जो भी है अभी और थोड़ा सा नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि अगर $35 को टच कर जाता है, जो कि हमने 2007-2008 में किया था रिसेशन के वक्त, जब ये एक बार फिर से नीचे मारा था, उसके बाद ये वापस उठने की जो उम्मीद है, जो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, क्रिस्टल बॉल तो किसी के पास भी नहीं है, सब प्रेडिक्शंस ही होती हैं। सो कई बार प्रेडिक्शन गलत भी होती हैं, कई बार सही भी होती हैं, लेकिन वो सारा चीज़ें देख के कि कैसे ये ऊपर जा सकता है। तो जून जुलाई के बाद दे आर सेइंग कि इट कैन गो अप little bit, but it will touch around $65 or $70 जो क्रूड है। सो 65-70 का मतलब है कि हम $1 के करीब की गैस पे आ जाएंगे, और इसकी जो अगले 1 से 2 साल एटलीस्ट रहने की उम्मीद है कि हम इसी तरह सस्ता ऑयल गैस भरवाते रहेंगे, और जो खुशियां मना रहे हैं खुशियां मनाते रहेंगे। ठीक है जी। 2000 जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था युद्धवीर, आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ऑयल का प्राइस नीचे जाना हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है या ये हमारी इकॉनमी के लिए खराब है? बिकॉज यस वी डू इंजॉय कि जब प्राइसेस कम हो जाती हैं ऑयल की, वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी कि चलो हमें सस्ती गैस मिल रही है, पर हमारी इकॉनमी के लिए कैसा है? ये सही है हमारी इकॉनमी के लिए? हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कैनेडियन इकॉनमी ऑन ऑयल प्राइसेस। मैं अपना व्यू पॉइंट जरूर दे देता हूँ और पंकज जी से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो हमारी जो कैनेडियन इकोनॉमी है उसके लिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल फायदेमंद रहेगा। हालांकि ओपिनियन डिवाइडेड है, TD इकोनॉमिक्स, RBC या जो कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा या बैंक ऑफ कनाडा, हर एक का अपना व्यू पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक तो सबसे पहले प्रोविंस वाइज इसका अलग अलग फर्क पड़ेगा। जहाँ अल्बर्टा, सैस्कैचुअन जो एनर्जी डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, प्रोविंसेस हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि नुकसान डेफिनेटली होगा। लेकिन ओंटारियो या हमें इस तरफ हमें इतना ज्यादा नुकसान होता नजर नहीं आ रहा। ओवरऑल सस्ते ऑयल की वजह से बहुत सारे और चीजों में फायदा होगा, तो जिसके कारण ओवरऑल नेट हमें जो मैं समझता हूँ कि बेनिफिट होगा, पहली चीज। तो ये तो हुई प्रोविंस वाइज बात। दूसरी मैं बात करता हूँ सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, आप किस सेक्टर के साथ रिलेटेड है। जिन लोगों की जॉब्स ऑयल के साथ हैं तो डेफिनेटली उस सेक्टर को पर्टिकुलरली हिट करेगा, उनकी नौकरी हैं जो वो हिट कर सकती हैं। उसके आसपास जो रियल स्टेट है, बिकॉज रियल स्टेट इज मोर ऑफ अ लोकलाइज्ड फिनोमेनन, तो वहां पर आपने पहले देखा कि अल्बर्टा में ऑलरेडी जो प्राइस है वो थोड़े से कम होने शुरू हो गए, तो वहां जो रियल स्टेट मार्केट है अल्बर्टा की वो थोड़ी सी हिट कर सकती है, थोड़ी सी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम जानते हैं कि आज कैनेडियंस की अगर हम बात करें, देयर आर मेनी कैनेडियंस हु लिव ऑन पेचेक टू पेचेक। तो जो लोग पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं, थोड़ा सा भी उनको अगर राहत मिलती है तो उनको इसका फायदा डेफिनेटली है। लेकिन अगर आप बहुत अपर ब्रैकेट में हो तो आपको शायद इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि जी तेल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसकी जो और इंप्लीकेशंस है, जैसे आपने ऑयल का कहा, पंकज जी भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑयल की कीमतें कम होने से अगर नौकरियां बहुत ज्यादा कम होती हैं, ठीक है, तो उसका असर जो है वो ओवरऑल उन लोगों पे फिर से ज्यादा पड़ेगा जो ऑयल के साथ रिलेटेड है, पर्टिकुलर सेक्टर या जो लोग लो इनकम ब्रैकेट में है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बातचीत करूं तो मैं समझता हूं कि कैनेडियन डॉलर इस समय जो है वो काफी कम है। अगर हमें कैनेडियन इकोनॉमी में अगर मुझे ये पूछा जाए कि जी कौन सी 2 चीजों पर आप निगाह रखना चाहेंगे, तो मैं एक तो सबसे ज्यादा अमेरिकन इकोनॉमी पे निगाह रखना चाहूंगा, विच इज इन वेरी गुड शेप राइट नाउ, और दूसरा मैं इस समय कैनेडियन डॉलर की तरफ। उससे क्या है, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी रहेगी, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं कि आपका कैनेडियन डॉलर जो है वो कम है इस समय, और आप काफी ज्यादा कुछ उसके जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अमेरिकन इकोनॉमी इस समय अच्छी है। मैं एक जॉब मार्केट का स्टैट्स आपके साथ शेयर जरूर कर दूं और उसके बाद पंकज जी भी इस बारे में जरूर बात करेंगे। अगर हम 2014 की बात करें तो अमेरिका हैज जनरेटेड 3 मिलियन जॉब्स। अगर हम कनाडा की बातचीत करें, हम थोड़ी देर पहले अब हम बात कर रहे थे नीरज जी, एज फार एज टारगेट इज कंसर्न 17,600 जॉब लॉसेज हुए हैं, पर अगर ओवरऑल 2014 की बात करें, वी हैव जनरेटेड 185,000 जॉब्स। 7.3% था हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एट द एंड ऑफ 2013, और यू कुड से जनवरी 1, 2014, और बाय द एंड 6.8% रहा है। सो एक डिसेंट नंबर रहा है, जो हमने डिसेंट नंबर एक जॉब्स क्रिएट की हैं।
और एज फार एज ये जो अगर हम जॉब का अनएम्प्लॉयमेंट नंबर कहें तो थोड़ा और नीचे अगर आ जाता तो अच्छा था, लेकिन अभी भी बुरा नहीं है। पंकज जी, आपके क्या एनालिसिस, जो नीरज जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअली हो क्या रहा है युद्धवीर जी, इकोनॉमिस्ट जो है एक्चुअली बट गए हैं दोनों जगह पे। कोई तो ये कह रहा है कि हमें नेट बेनिफिट होगा, कोई कह रहा है कि हमें नेट नुकसान होगा। हमारी गवर्नमेंट उस साइड पे है जो कह रही है कि नेट नुकसान होगा, क्योंकि उनको अपना डेफिसिट देखना है, उनको अपना बजट देखना है। बट आरबीसी की रिपोर्ट या पहले जो टीडी से पहले जो आरबीसी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये बोला था कि हमें नेट फायदा होने के चांसेस है। हो क्या रहा है, सीधी सी चीज ये है कि ओंटारियो को बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है इस चीज का, क्योंकि डॉलर नीचे चला गया जो आप बात कर रहे थे। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हम एक्सपोर्ट में है, और हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारे बड़े भाई को जाता है जो साथ में बैठे हुए हैं, और वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त अगर उनकी बात करें, आपने जॉब नंबर की बात की, जीडीपी की बात कर लें, आप उनकी पीएमआई की बात कर लें, सीपीआई की बात कर लें, मॉर्गेज की बात कर लें, आप उनके लिए रिटेल सेल की बात कर लें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके अगर वो कार में अगर 6 सिलेंडर हैं V6 के, तो वो 6 सिलेंडर के साथ वो पंप कर रहे हैं, मतलब उस हिसाब से वो ऊपर जा रहे हैं। और अगर इतनी ज़्यादा डिमांड वहाँ बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा उनका अगर सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, तो ये मान के चलें कि वो इंपोर्ट तो हमसे ही करने वाले हैं, और हमारा डॉलर नीचे है, उनको हमें उस चीज़ का भी बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी चीज़, ऑयल के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, अल्बर्टा, सस्कचून, न्यूफाउंडलैंड, ये वेस्टर्न जो प्रोविंसेस हैं, इनको नुकसान होगा क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके पास जो हमारी मेजर कंपनीज हैं, वो वेल से एक्सट्रैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन उनके पास रिफाइनरीज भी हैं। सो वो रिफाइनरीज को तो नुकसान नहीं हो रहा है, रिफाइनरीज ने तो साफ करके आगे बेचना है जिस प्राइस से पीछे से मिल रहा है। सो दे आर मेकिंग देयर ओन प्रॉफिट। तीसरी चीज ये है कि डॉलर हमारा नीचे जाने की वजह से, ये जो आज मैं आपको $47 जो ऑयल का ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वो $47 यूएस डॉलर है, कनेडियन नहीं है। सो कनेडियन के हिसाब से अगर वो 47 मार्केट में यूएस डॉलर में बिकता है, तो कनेडियन तो ऐसे भी 83 के करीब आ गया, आज 84 के करीब है। सो हमें उसका उस चीज का फिर से बेनिफिट मिलेगा। हम 47 नहीं, एक्चुअली हमारे डॉलर के हिसाब से तो 55, 53, 54 के करीब चला गया है। सो हमें उस चीज का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और मुझे भी ये लग रहा है कि नेट जाके हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। यस, वी विल लूज जॉब्स इन अल्बर्टा, बट विल गेन जॉब इन ओंटारियो, क्वेबेक, वैंकूवर, इन एरियाज में ये गेन होने के चांसेस हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ट्रक से ही हम यूएस तक पहुंचाते हैं, मेजर जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं। यस, ट्रेन, सीपी रेल, सीएन रेल, वो वैसे भी उनको भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारे सेक्टर जो है बेनिफिट खा रहे हैं, ले रहे हैं। एयरलाइंस को उठा लें, आप बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हैं, उनको तो प्रॉफिट के प्रॉफिट उठने शुरू। सो इस तरह की जो कंपनीज हैं जो ऑयल यूज़ करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वो सारी कंपनीज बेनिफिट में आएंगी। और जैसे जैसे बेनिफिट में आएंगी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अगर एक बिजनेसमैन के हाथ में आप पैसा दोगे तो वो पैसा जेब में नहीं डालता है, क्योंकि उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। वो और ज़्यादा चीज़ें खोलनी शुरू करता है, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पैसा खर्चता है। जैसे ही वो पैसा खर्चेगा, कोई ना कोई नई कंपनी खड़ी करेगा, कोई नया चीज़ खड़ी करेगा, फिर से एम्प्लॉयमेंट देगा वो। सो ये नेट ओंटारियो, क्वेबेक और बहुत बड़े प्रोविंस है, ये होगा यही कि एंड में जाके ये बेनिफिट ही देंगे हमारी कंट्री को। और इसके अलावा एक सवाल अक्सर आता है कि जी क्या ये जो डीजल के प्राइसेस हैं ये क्यों नहीं कम हो रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिफाइनरीज है, जैसा पंकज अभी कह ही रहे थे कि उनको कहीं से तो पैसा बनाना है। तो जो डीजल है, चाहे रिफाइनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट एंड्स अप एट डिफरेंट कंज्यूमर। जहाँ जो गैस कंज्यूम करते हैं वो डिफरेंट लोग हैं, जो डीजल कंज्यूम करते हैं डिफरेंट है। हैवी मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें या ट्रकिंग इंडस्ट्री है, वो लोग डीजल कंज्यूम करते हैं। तो जो जिसने चीज़ बेचनी है, आज गैस की जो डिमांड है वो कम है इस समय, लेकिन डीजल की जो डिमांड है वो कम नहीं हो रही, जिस वजह से डीजल है वो अभी भी काफ़ी अच्छे रेट पे उनका निकल रहा है। हाँ, उसमें थोड़ी कमी ज़रूर नज़र आ रही है, पर उतनी कमी आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। यहाँ एक ब्रेक का समय होगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में किरण बेदी ने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी को। विल दिस बी ए गेम चेंजर फॉर द बीजेपी? क्या अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी रुक पाएंगी या नहीं? और इसके अलावा क्रिकेट की बातचीत करेंगे और बॉलीवुड की गपशप भी ब्रेक के बाद।